नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान का प्रथम अध्याय और आज का हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन प्रशासन और समाज। हमने मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में विस्तृत चर्चा, विस्तृत अध्यापन पिछले वीडियो में कर लिया था। मैंने बताया था कि केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, है ना, नगरीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन के बारे में काफी अच्छा हमने पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज को पढ़ने से पूर्व कुछ और छोटे टॉपिक इसके अंदर हैं, जैसे सैन्य व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है ना, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो शुरू है आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था मौर्य काल की जो सबसे बड़ी ताकतवर जो चीज थी वो थी सेना थी। सेना ही सबसे शक्तिशाली मौर्य काल में थी, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की। कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके पास 5 लाख सैनिक जो पैदल थे, 50,000 घुड़सवार, है ना, 9,000 हाथी, है ना, 800 रथ, इतनी विशालकाय सेना थी। इस विशालकाय सेना के साथ उसने संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधा। कहा जाता है कि मौर्य काल में जो सेना थी उसको वेतन अच्छा मिलता था। उस वेतन के कारण वे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाते थे। सेना का एकमात्र कार्य होता था युद्ध करना। शांति काल में वे अन्य काम नहीं करते थे, जैसे कि आजकल वर्तमान समय में सेना से अनेक प्रकार के कार्य जो कराए जाते हैं। प्राचीन समय में मौर्य काल में ऐसा नहीं था, सेना से सिर्फ सैन्य कार्य ही कराए जाते थे। युद्ध काल में ही उन्हें युद्ध में भेजा जाता था, अन्यथा वे आराम करते थे, ऐसा कहा जाता है। बड़ी विशालकाय सेना थी। सेना के बारे में कहा जाता है कि सेना को 5 भागों में बांटा हुआ था। जो मौर्यकालीन सेना थी वो 5 भागों में बटी हुई थी, जैसे पैदल, अश्व यानी घोड़े वाली, रथ सेना, गज यानी हाथी वाली सेना, नौसेना। नौसेना का अर्थ है जो जलयान वाली सेना थी, समुद्री सेना थी। तो इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य को जो सेना को 5 भागों में बांटा गया था। इन 5 भागों का सैनिकों 5 भागों की सेना को 6 समितियों में विभाजित किया गया। जो 6 समितियां थी वो समितियां मौर्य साम्राज्य की सेना के लिए व्यवस्था करती थी। सैनिकों का जो सैनिक प्रबंधन है, उनकी देखरेख है, उन देखरेख का काम अंतपाल, है ना, अंतपाल करते थे। ये अंतपाल जो सीमांत क्षेत्र होते थे, जैसे मौर्य साम्राज्य को सीमाओं का जो क्षेत्र था, उन सीमाओं के व्यवस्थापक थे, है ना। तो इनका जो काम था सीमा की रक्षा करना था। साथ ही साथ ये सैनिकों के लिए जो सैनिकों की देख रेख, उनके प्रबंधन का कार्य भी अंतपाल करते थे। ये दुर्गों की रक्षा भी करते थे ना, अंतपाल दुर्गों की रक्षा भी करते थे। मेगस्थनीज, जिसने सेना का खूब सारा विवरण दिया है अपनी पुस्तक इंडिका में, वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना जिसमें 5 लाख पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्व यानी घोड़े की सेना थी। कहीं कहीं पर 30,000 भी लिखा हुआ आता है, लेकिन अपनी किताब में 50,000 का जिक्र किया हुआ। 9,000 हाथी, बहुत विशालकाय हाथियों की सेना थी, तथा 800 रथ वाली सेना चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। इस सेना के बल पर ही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में एक एकीकृत विशाल साम्राज्य की नींव रखी। तो ये सेना से संबंधित कुछ बातें हो गई। अब हमारा टॉपिक आता है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती, चाहे किसी भी समय में चले जाए, चाहे प्राचीन काल में चले जाए, मध्यकाल में चले जाए, चाहे वर्तमान में। जो न्याय व्यवस्था जहाँ का उत्तम होता है, वो शासन व्यवस्था, वो राज्य उत्तम माना जाता है। ऐसा ही चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मौर्य काल में न्याय व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य में जो न्याय व्यवस्था थी बहुत ही कठोर थी, है ना। दंड का जो प्रावधान था बहुत ही कठोर था। इसके कारण नागरिक अपराध करने से डरते थे। मेगस्थनीज बहुत सारे विवरण देता है कि लोग अपने दरवाजे खुले रखते थे, शांति से रहते थे, उन्हें चिंता नहीं थी चोरी होने की, ऐसा विवरण मेगस्थनीज देता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे अपराध उस समय में भी होते थे, ऐसा कहा जाता है। और उसके लिए मौर्य काल में मौर्य शासकों ने बहुत ही सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था स्थापित कर रखी थी। जो सर्वोच्च न्याय का जो सर्वोच्च प्रधान अधिकारी वो राजा ही होता था। जो मतलब अंतिम जो निर्णय है वो राजा के द्वारा ही दिया जाता था।
मौर्य साम्राज्य में न्याय व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया था। न्याय दो प्रकार से होते थे, जैसे एक था धर्म स्थनीय और एक था कंटक शोधन। एक था धर्म स्थायी और एक था कंटक शोधन। दो प्रकार के न्यायालय मौर्य काल में हमें देखने को प्राप्त होते हैं, है ना। जो न्याय का जो सर्वोच्च न्यायालय था, है ना, मौर्य काल में जो सर्वोच्च न्यायालय, जिस प्रकार से वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, वैसे ही उस समय में जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र में सर्वोच्च न्यायालय था। ठीक है, दो तरह के न्यायालय मौर्य काल में हमें बताए गए हैं, धर्म स्थायी और कंटक शोधन। धर्म स्थायी जो न्यायालय है उसे दीवानी न्यायालय कहा गया है। क्या कहा गया है? दीवानी न्यायालय कहा गया। और इसमें चोरी, लूट, डाके, है ना, ऐसे जो अपराध होते थे, मारपीट, है ना, कुवचन बोलना, मानहानि, इससे संबंधित जो विवाद थे वो धर्म स्थायी न्यायालय में सुलझाए जाते थे, है ना। जो अपराध किए जाते थे, अपराधों को एक विशेष नाम से पुकारा जाता। अपराध को साहस, यानी साहस नाम दिया गया। अपराध को साहस कहा गया, है ना, अपराध को साहस कहा गया। जो धर्म स्थायी न्यायालय था, जिसे दीवानी न्यायालय कहा गया, जो इसका अधिकारी होते थे, इसमें 3 व्यक्तियों का एक समूह होता था और जो इसका अध्यक्ष होता था उसको व्यवहारिक, है ना, व्यावहारिक कहा गया। इसको जो मुख्य अध्यक्ष, जो मुख्य न्यायाधीश जिसे कह सकते हैं हम, वो व्यवहारिक था, है ना। चोरी, लूट, डाके या कुवचन, मानहानि, मारपीट से संबंधित जो मुकदमे थे वो धर्म स्थायी न्यायालय में सुलझाए जाते थे। इनको वाक पारुष्य या दंड पारुष्य भी कहा जाता था। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब आगे दूसरा है कंटक शोधन। क्या है कंटक शोधन? ये वर्तमान फौजदारी न्यायालय के स्वरूप से संबंधित है। वर्तमान फौजदारी न्यायालय जैसा है। इसमें राज्य तथा व्यक्तियों के बीच में जो विवाद होते थे, उन विवादों से संबंधित निर्णय इसमें दिए जाते थे। इसमें भी 3 अन्य लोग में एक मुख्य न्यायाधीश होता था, उसको प्रादेष्टि, क्या कहा गया है? इसको प्रादेष्टि कहा गया है ना। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के न्यायालय बताया गया। कौटिल्य अपनी पुस्तक में कहता है कि जो न्यायालय हैं, जो कानून है, कानून के 4 अंगों के बारे में वो वर्णन करता है। कानून के 4 अंग बताए हैं उसने, जैसे कहा है धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। इसको शासन भी कहा गया, राजशासन या राजादेश। इनके द्वारा इनकी जांच पड़ताल करके, इनका निरीक्षण परीक्षण करके फिर न्याय दिया जाता था। और भी बहुत सारे विवरण आते हैं कि जो मौर्य काल में थे, न्याय व्यवस्था बड़ी कठोर थी। न्याय जिस प्रकार का, जैसा अपराध किया जाता था व्यक्ति को उसी प्रकार की सजाएं दी जाती थी। जैसे अंग भंग करना, है ना, आर्थिक दंड देना, जैसे उसको मृत्यु दंड देना, है ना, और भी बहुत प्रकार की सजाओं का प्रावधान बताया जाता है। कहा जाता है कि जैसे किसी अपराध के बारे में अगर पता नहीं चलता, कुछ साक्ष्य हम जुटा नहीं पाते, तो उस अपराध के लिए परीक्षाओं द्वारा भी निर्णय दिया जाता है। जैसे, है ना, आग के अंगारों पर चलाना, आंख बंद करके, उसे कुछ ऐसी परीक्षाएं, उसकी अग्नि परीक्षाएं वगैरह ली जाती थी, उसके द्वारा भी न्याय दिया जाता। तो इस प्रकार से मौर्य व्यवस्था में न्याय के बारे में विस्तृत विवरण हमको प्राप्त होते हैं। जो मौर्यकालीन व्यवस्था में जो नगर का न्यायाधीश होता था उसको व्यावहारिक कहा जाता था, नगर का जो न्यायाधीश था। और संपूर्ण जनपद का जो न्यायाधीश था उसको रज्जुक कहा जाता था। इंपोर्टेंट है रज्जुक। ठीक है, ये हो गई हमारी न्याय व्यवस्था। अब न्याय व्यवस्था के पश्चात जो मुख्य टॉपिक है हमारा मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज के बारे में खूब सारा विवरण हमें इतिहासकारों के माध्यम से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से जो कि अपना कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उससे, मेगस्थनीज की जो बुक है इंडिका उससे, और जो अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे भी मौर्यकालीन समाज के बारे में विस्तृत हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो मौर्यकालीन समाज में जो कौटिल्य कहता है कि समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, यानी समाज में जो 4 वर्ण थे वो प्रचलित थे। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो 4 वर्ण थे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका जिक्र करता है कौटिल्य और कहता है कि वर्ण व्यवस्था सुचारू चालू थी और उसी के आधार पर व्यक्ति अपना कार्य करते थे। कौटिल्य और भी जातियों का उल्लेख करता है, जिसके जैसे कि निषाद है, रथकार है, सूत है, चंडाल है, शता है, पार्श्व है, ऐसे कुछ अन्य जातियों का उल्लेख भी कौटिल्य करता है। मेगस्थनीज
मेगास्थनीज ने भी अपनी पुस्तक में मौर्यकालीन समाज का विस्तृत विवरण वो करता है। मौर्यकालीन समाज के बारे में कहता है कि समाज 7 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? समाज को उसने 7 वर्गों में विभाजित किया। वो कहता है कि समाज में दार्शनिक, कर्षक, पशुपालक, शिकारी, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, मंत्री, ऐसे समाज 7 भागों में बटा हुआ था और ये अपने अपने कार्य करते थे। होता है क्या कि जो मेगास्थनीज था वो विदेशी था और उसे जो भारतीय रीति रिवाज और प्रथाएं थी उसके बारे में ज्ञान कम था, इसलिए उसने समाज को इतने भागों में विभाजित किया। मेगास्थनीज एक बात और कहता है कि समाज में दास नहीं थे। ऐसा वो कहता है कि भारतीय जो समाज था उसमें दास नहीं थे। कहने का अभिप्राय कि जो इंडिका में उसने दास का विवरण नहीं किया। क्यों? क्योंकि भारत में उस समय जो दासों की स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी। दासों को गुलामों की तरह नहीं रखा जाता था, उनको अच्छा रखा जाता था, क्योंकि यूनान और उधर दासों के साथ बहुत अत्याचार होता था। तो इस बात को देखकर मेगास्थनीज ने सोचा कि शायद भारत में दास नहीं थे, ऐसा माना जाता है। मेगास्थनीज कहता है कि समाज में खान पान, वेशभूषा बड़ी ही सभ्य थी, है ना। लोग सादा जीवन जीते थे, उनका जो भोजन था वो सरल था और उनकी जो वेशभूषा थी वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कहा जाता है कि लोग मनोरंजन के लिए जिस प्रकार से वर्तमान में हम टीवी, रेडियो, टेलीफोन, व्हाट्सएप, फेसबुक इनका इस्तेमाल करते हैं, वैसे प्राचीन समय में लोग कुश्ती, है ना, रथ दौड़, घुड़दौड़, है ना, ऐसे मल्ल युद्ध इनके द्वारा मनोरंजन करते थे। कुछ गीतकार होते थे, कुछ ढोल वादक होते थे, उनके द्वारा जो गीत नृत्य होता था उनसे लोग मनोरंजन करते थे, ऐसा बताया जाता है। स्त्रियों की स्थिति के बारे में भी बहुत सारे जानकारी हमें प्राप्त होती है। कहा जाता है कि उस समय जो स्त्रियों की स्थिति थी वो ठीक थी, ज्यादा इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो स्मृति काल है उससे काफी अच्छी थी। स्त्रियों को काफी सारे अधिकार प्राप्त हुए थे। स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार था, है ना। विधवा विवाह प्रचलन था उस समय में, स्त्रियां तलाक ले सकती थी। तो ऐसी स्त्रियों की स्थिति उस समय में अच्छी मानी जाती है, लेकिन इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी बताई गई थी। तो इस प्रकार से जो मौर्यकालीन जो समाज है उसके बारे में हमें कौटिल्य, मेगास्थनीज और अशोक के जो अभिलेख है उनसे भी बहुत सारी हमें जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों में समाज के बारे में, समाज की जो प्रथाएं हैं उनके बारे में जो शिलालेख हैं, उनके जो अभिलेख है, उन अभिलेखों में भी समाज से संबंधित बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो आज के इस टॉपिक में हमने मौर्यकालीन समाज के बारे में, जो सैन्य व्यवस्था उसके बारे में, जो न्याय व्यवस्था उसके बारे में और मौर्यकालीन जो समाज है उसके बारे में हमने अध्यापन किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आई होगी और हम आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है मौर्यकाल यही समाप्त हो जाता है अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार। अब हम आगे पढ़ेंगे शुंग वंश और सातवाहन वंश। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कक्षा 10 के विद्यार्थियों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।